अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों तक? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। क्या हाल चाल है जी? सब लोगों के ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। कल क्या पढ़ रहे थे हम? कल क्या डिस्कस किया था? कोई याद करवा दे अगर मुझे तो। यार स्लाइड्स को भी देख लिया करो, पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ाया हुआ है, हमें वहीं कुछ और ही ना पढ़ी जाए। वर्डप्रेस पढ़ रहे हैं ना? ये इंस्टॉलेशन की वीडियो है यहाँ पे दी हुई है, लेकिन हमने इंस्टॉलेशन जो है वो पढ़ ली है और खुद से करके देख लिया, और उम्मीद है कि सब लोगों का वर्डप्रेस तो अब कम से कम इंस्टॉल हो गया होगा। उसके बाद फिर हमें लॉगिन करना भी आ गया। पहला लेक्चर जो था वो सिर्फ इंस्टॉलेशन का था। फिर उसके बाद एडमिन पैनल है, जिसको हम, मेरा ख्याल है कि हम पढ़ रहे हैं। हम पोस्ट लगाना सीखा है कल, पेजेस बनाने सीखे हैं, मेन्यूज़ के अंदर उन पेजेस को या पोस्टों को या कैटेगरीज को ऐड करना सीखा है। आज जो है बाकी मानदा जो भी हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड बचता है उसको कंप्लीट करेंगे और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी सब लोग सोए हुए हैं माशाल्लाह से, 23 लोग हैं, अभी भी 11 बज गए हैं हमारे पास। कल वाले लेक्चर में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? किस किस ने इम्प्लीमेंटेशन करके देखी है? कल वाला लेक्चर किसने इम्प्लीमेंट किया है? बताएं ज़रा मुझे, कौन कौन करके आया है? कामरन नहीं मिल सकता ये ना, ये जब हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पीआईटीबी के साथ, तो हम उसमें लिखते हैं, साइन करते हैं इस चीज़ पे कि ये जो कंटेंट है ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हम, तो ये नहीं मिल सकता, हमारे इख्तियार में नहीं है। ठीक है, आपको जो भी कन्फ्यूजन है, जो क्वेश्चन है, वो आप ड्यूरिंग द सेशन पूछो, ड्यूरिंग द लेक्चर पूछो, उस प्रॉब्लम को इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। कोशिश किया करो कि जो भी पॉइंट्स हम क्लास में डिस्कस करते हैं उसको साथ साथ नोट डाउन कर लिया करो, ताकि फिर क्लास के बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर रहे हो तो फिर आपको वो चीज़ें याद रहें, भूल ना जाए। ठीक है, साथ साथ लिख लिया करो उसको, चाहे लैपटॉप पे ही नोट पैड खोल लिया साथ या वर्ड पैड खोल लिया, उसके ऊपर आपने नोट कर लिया उसको। मुतैयब कह रही है कि सर कैटेगरीज ऐसे शो नहीं हुई जैसे आपकी हुई थी, क्या मसला आ रहा है भाई इसमें बता दें मुझे, और उस मसले को सॉल्व कर लेते हैं। सर आपका मेथड बहुत आला है सिखाने का। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया।
पेजेस और पोस्ट हैंडल करना नहीं आ रहे, इनको लिंक करना काइंडली दोबारा कर दे। मैं कर देता हूँ जी, आज इंशाल्लाह कर लेते हैं। मेन्यूज़ के अंदर हमने पेजेस कैसे ऐड करने हैं ये देख लेते हैं दोबारा। आज वो वाला सेक्शन आज डिटेल के अंदर पढ़ना है। कल तो हमने पेजेस क्रिएट करना सीखा था ना, और ऐसे ही बस चले गए थे अपीयरेंस में और उसमें मेन्यूज़ के अंदर चले गए थे, तो मेन्यूज़ के अंदर हमने वो चीज़ें ऐड कर दी थी। लेकिन ये है कि आज उस अपीयरेंस वाले सेक्शन को भी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे कमेंट्स के अंदर अपना नाम लिख के ये समझते हैं कि शायद उनकी अटेंडेंस लग गई है। अब ऐसा नहीं है। मैं पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि अब आपको जो अटेंडेंस लगानी है वो गूगल फॉर्म के ऊपर लगानी है। ठीक है, गूगल फॉर्म के ऊपर रोज़ाना आपने आना है लेक्चर लेने से पहले या लेक्चर लेने के फ़ौरन बाद। ठीक है, उसको आपने फिल करना है और अटेंडेंस अपनी वहाँ पे मार्क करनी है। यहाँ पे नाम लिखने से आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ठीक है, इसको वो जो है वो लैब मैनेजर्स हजरात जो हैं हमारे, वो चेक नहीं करते। सिंपल वो गूगल फॉर्म से आपकी जो अटेंडेंस है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो मुझे रोज़ाना रिपोर्ट दे देते हैं कि सर कल आपके इतने फ़लाँ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की। ठीक है, तो फिर वो मैं पोस्ट कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए कि चलें आप लोगों को पता लग जाए कि आपकी कल की अटेंडेंस लगी है या नहीं लगी। तो मेक श्योर कि आप लेक्चर के दौरान या लेक्चर से पहले बाद में फ़ौरन बाद ही आप अटेंडेंस लगा लें। ये ना हो कि कोई आके शाम को लगा रहा है, शाम को लेक्चर ले रहा है तो शाम को अटेंडेंस लगा रहा है। इस तरह की अटेंडेंस मेरा ख्याल है वो जो लैब मैनेजर्स हैं उसको काउंट नहीं करते। ठीक है, तो आपका ड्यूरिंग द सेशन यहाँ पे मौजूद होना जो है वो बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द लाइव सेशन, क्योंकि यहाँ पे जब आप मौजूद होते हैं तो कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। जब आप शाम को आके अपने लेक्चर सुन रहे हैं तो फिर वहाँ पे आप सवाल पूछते रहेंगे तो मैं वहाँ पे अवेलेबल तो नहीं होऊंगा ना। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स जो हैं वो शाम को आ रहे होते हैं पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो वो उस टाइम पे मैं अवेलेबल तो नहीं होता, लाइव तो नहीं होता कि आप लोगों को जवाब दे सकूं। तो फिर अब प्रॉपर टाइम जो है आपके सवाल का वो यही है, जो आपका 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक का जो लेक्चर है इसके दौरान आप आएँ और जो भी सवालात हैं आपके लेक्चर के मुताबिक आप पूछें। ठीक है। अच्छा बिलाल, आपका जो भी मसला है आप अपने जो लैब मैनेजर्स हैं, हंजला साहब हैं, आकिब साहब हैं, उनसे कांटेक्ट करें कि सर मैंने अटेंडेंस लगा दी थी तो बताएं मेरा नाम वहाँ पे क्यों लिखा गया। ठीक है, मैं सिंपल बस गूगल फॉर्म की वो जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मैं पोस्ट कर देता हूँ ताकि पता लग जाए लोगों को कि ये लोग हैं जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई। लेकिन अगर किसी को मसला आ रहा है तो वो फ़ौरन अपने लैब मैनेजर से रब्ता करें। ठीक है, अटेंडेंस के अंदर कोई भी इशू है आपका वो आप अपने लैब मैनेजर से कांटेक्ट करके उनसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। अच्छा जी, अहमद जट, हाँ जी, क्या सवाल है आपका, पूछें। अश्ताफीला, आपके सवाल का मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपने क्या पूछने की कोशिश की है। फरहीन कह रही है कि सर जी मुझे खुशी हो रही है बहुत, अभी तक की सब प्रैक्टिस मेरी हो रही है, थैंक्स, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। अच्छा जी, बस प्रैक्टिस करते रहें। मैंने आपसे सिर्फ इतना ही वादा लिया था कि आप प्रैक्टिस आप करें और जो चीज़ें यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट आप लोग कर लें, इतना सा वादा आप कर लें। अर्निंग का वादा मैं कर देता हूँ। ठीक है, कि अर्निंग भी होगी इंशाल्लाह अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया होगा, डेडिकेटेडली आपने सीखा होगा। तो 2 वेबसाइट्स बनानी हो सेम टाइम तो कैसे होगा, तो 2 डोमेन्स खरीदनी पड़ेंगी। सिंपल है, आप एक ही होस्टिंग पे 2 डोमेन्स जो हैं वो अटैच करें, दोनों पे अलग अलग वर्डप्रेस इंस्टॉल करें
और उनको अलग अलग मैनेज करें, उनके अलग अलग एडमिन पैनल होंगे। ठीक है, अगर लोकल होस्ट पे आपने प्रैक्टिस के लिए 2 वेबसाइट्स बनानी है तो आपको 2 वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड हैं वो आपको सेटअप जो है वो डाउनलोड करने पड़ेंगे wordpress.org से जाके। एक को वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर रख लें, एक को वर्डप्रेस 1 के फोल्डर के अंदर रख लें। ठीक है, तो लोकल होस्ट पे भी आप 2 छोड़ें, आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हैं। सर यूट्यूब पे अगर काम करना हो तो उसके रिलेटेड आप गाइड कर दें। अच्छा जी, यूट्यूब के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है ये कि आप करना क्या चाहते हो, आपका जो कंटेंट है वो कितना क्रिएटिव है, और आप जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो वो कितना रिलेटेड है टू योर ऑडियंस, और आपकी ऑडियंस उस कंटेंट के अंदर कितनी इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहली चीज़ तो कंटेंट का क्रिएटिव होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा नॉलेज है जो मैं लोगों को डिलीवर करूं तो वो सुनेंगे उसको, और उससे उनको कोई फ़ायदा होगा तो फिर ही वो आपकी वीडियोस देखेंगे। ठीक है, आजकल का जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी टू से, हमारी जो अगली नस्ल है माशाल्लाह से वो कुछ टिकटॉक की तरफ चली गई, कुछ फेसबुक ने पागल कर दिए। तो हमारा जो कंटेंट है उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे कंटेंट को बहुत कम लोग देखना चाहते हैं। और उन फॉलोअर्स के ऊपर भी जो मुझे कभी कभी हैरत होती है उन लोगों के ऊपर। कुछ लोग हैं जी टिकटॉक के ऊपर आते हैं और थोड़े से ठुमके लगाते हैं, थोड़े से डांस करते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, और मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग कौन है। हमारा जो असल में तरजीहात हैं हमारी वो बदल चुकी हैं। हम असल में लर्निंग करना नहीं चाह रहे, हम सिर्फ टाइम पास करना चाह रहे हैं, ज़िंदगी को गुजारने आए हैं, जीने नहीं आए। तो मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा कंटेंट अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक मैं अगर पढ़ा सकता हूँ किसी को, किसी टूल के बारे में बता सकता हूँ। अगर मुझे फोटोशॉप आता है, मैं फोटोशॉप लोगों को सिखाना शुरू कर देता हूँ, अपनी वीडियो बनाता हूँ और उसको यूट्यूब के ऊपर लॉन्च कर देता हूँ, यूट्यूब पे चलाता हूँ। तो यूट्यूब की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हो तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाता है, और आपका जो चैनल है इस काबिल हो जाता है कि गूगल की एड्स जो हैं उस चैनल के ऊपर दिखाई जा सकती हैं। तो फिर उसके बाद जैसे ही मोनेटाइजेशन आपकी ऑन होती है तो आप अपनी वीडियोस के दौरान गूगल की एड्स जो हैं वो दिखा सकते हैं, और गूगल एडसेंस के ज़रिए उन व्यूज़, इम्प्रेशंस और क्लिक्स की बुनियाद पे जो आपकी एड्स के ऊपर आएंगे आप डॉलर्स कमाते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, अपना जो कंटेंट है उसको देखें कि वो कैसा है। आजकल बहुत सारे लोग जो कामयाब हो रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक माइक पकड़ते हैं हाथ में और मार्केट में निकल जाते हैं, लोगों से सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। उसमें कुछ मजाक भी हो सकता है, कुछ ऐसा कंटेंट हो सकता है जिसको लोग देखना चाहते हैं, कुछ लर्निंग कंटेंट हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिसको लोग जो है वो जल्दी से जल्दी सुनना चाहें और उसके ऊपर टाइम बिताना चाहें आपके चैनल के ऊपर। तो इस तरह का जो कंटेंट होगा वो ज़्यादा रैंक भी होगा जल्दी, और सजेस्टेड वीडियोस के अंदर जब आएंगे आप लोग तो फिर वहाँ से आप अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अशरफीला सिद्दीकी, आपका जो सवाल है वो ये है कि 10 ऑफर्स लिखा आता है कि लेफ्ट है। इसका मतलब ये है कि फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर 10 ऑफर्स सेंड कर सकती हो। तो अभी ऑफर्स आपको शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपने अभी इनफ गिग्स जो हैं वो नहीं लगाई। ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट किन लोगों को शो होती हैं? जो ज़्यादा गिग्स लगाते हैं। तो पहले अपनी गिग्स की तादाद को बढ़ाएं, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो होंगी, और जब ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो होंगी तो फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि आपने कौन सी बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है और किसको इग्नोर करना है। अभी तो लेट सपोज आपके पास ऑप्शन है 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का, और टोटल आपको दिन के अंदर कोई 3 या 4 बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं, तो आप उसमें से क्या ऑप्शन रखोगे? 3 की 3 या 4 की 4। अगर वो आपके रिलेटेड नहीं भी हैं, आपके पास वो स्किल नहीं भी है, तो फिर भी आपको सेंड करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको लेट सपोज 2000 बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हो, और ये होता है, आपको फाइवर पे अभी कुछ दिन ठहर जाएं, जब आप 7 गिग्स अपनी कंप्लीट कर लेंगे और 1-2 ऑर्डर्स आपके गिग के ऊपर आ जाएंगे, तो 1000 2-2000 बाय रिक्वेस्ट भी आपको एक टाइम पे शो हो रही होती है। तो फिर उसके वहां उस स्टेज पे जाके आपके पास ऑप्शन होता है कि उस 1000 में से कौन सी 10 ऐसी हैं जिनका काम मैं बिल्कुल परफेक्टली कर सकता हूँ,
और उस क्लाइंट को जो है वो मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो कोशिश पहले ये करेंगे अपनी गिग्स कंप्लीट करें, ठीक है। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स अब आगे चलते जाएंगे, हमारी स्किल्स के अंदर और इजाफा होता जाएगा, उनको हम गिग्स की शक्ल दे के पब्लिश करते जाएंगे, तो हमारी ऑडियंस जो है वो और बड़ी होती जाएगी। अभी एक गिग लगाई है, वो एक कैटेगरी के अंदर है, कल को दूसरी कैटेगरी के अंदर हम नई गिग लगाएंगे तो ऑडियंस और बढ़ जाएगी, तीसरी गिग लगाएंगे तीसरी कैटेगरी के अंदर तो ऑडियंस और बढ़ जाएगी। तो इसी तरह जब ऑडियंस बढ़ेगी तो फिर बायर रिक्वेस्ट भी बढ़ेंगी, और फिर आपकी जो सक्सेस की जो अपॉर्चुनिटी है, जो चांसेस हैं, वो भी बढ़ते जाएंगे। हुरैन फातिमा, जी हाँ बिल्कुल, हम लोकल होस्ट पे जो वेबसाइट बनाते हैं उसको हम लाइव सर्वर पे देन माइग्रेट कर सकते हैं, और उसका भी एक लेक्चर होगा कि हाउ वी कैन माइग्रेट अ वेबसाइट फ्रॉम लोकल होस्ट टू द लाइव सर्वर और फ्रॉम वन लाइव सर्वर टू अनदर लाइव सर्वर। आमिना कौसर का सवाल है, जी हाँ बिल्कुल, उतनी मरतबा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा और जितनी वेबसाइट्स होंगी उतनी डोमेन्स होंगी। होस्टिंग तो एक ही होस्टिंग से काम चल सकता है अगर आपने बड़ा वाला उसका कोई पैकेज खरीद लिया है तो, लेकिन डोमेन्स जो हैं वो एक वेबसाइट के लिए एक ही होती है। जैसे dapper.reviews के ऊपर एक ही वेबसाइट है, safsky.com पे एक ही वेबसाइट है, तो डोमेन हर एक वेबसाइट की अलग अलग होती है, लेकिन आप चाहें तो होस्टिंग सेम हो सकती है। बिलाल, नाम चेंज करके गुजारा हो सकता है, उस फोल्डर का सिर्फ नाम चेंज कर लें और दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लें। वेरी गुड राबिया, इसको आगे लेके चलें, साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी जो है वो उसको भी चलाएं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ऑनलाइन फील्ड के अंदर, डिजिटल फील्ड के अंदर ये है कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। आप एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, आप फाइवर का एक अकाउंट चला रहे हैं, आप ई कॉमर्स की एक वेबसाइट चला रहे हैं, आप अमेजोन एफिलिएट की 3 वेबसाइट चला रहे हैं, आप कोर्स की 6 वेबसाइट चला सकते हैं, आप क्रैक्स की 6 वेबसाइट चला सकते हैं। सिंपल ये है कि आप थोड़ी सी एक छोटी सी टीम बिल्ड करें, 5-6 लोगों की, 6-7 लोगों की, और उन 6-7 लोगों से आप हर किस्म का काम ले सकते हैं। मैंने पिछले दिनों आप लोगों को शायद दिखाया या नहीं, शायद किसी और क्लास को ना दिखाया हो, Crackify.net के नाम से एक वेबसाइट है। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट है Crackify.net, इसके ऊपर क्या है कि हर किस्म के जो क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एंटीवायरसेस होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के मीडिया प्लेयर्स हो सकते हैं, या इस किस्म की बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमें। तो ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर इस तरह के जो क्रैक्स हैं वो हम अपलोड करते हैं, और उनके बारे में एक आर्टिकल होता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है। मैंने एक तजर्बा किया कि मैं इस तरह की कोई वेबसाइट बना के देखता हूँ। ये Crackify.net मैंने तकरीबन 8 माह पहले, शायद हाँ 7-8 माह पहले मैंने जो है ये डोमेन बाय की और इसके ऊपर काम शुरू किया, और अभी तकरीबन इसकी जो इसी वेबसाइट की टोटल अर्निंग्स आई थी लास्ट मंथ, वो शायद $250 to $260 थी, ठीक है। उसकी बुनियाद पे मैंने इसकी इसी क्रैक्स की नीश की 10 वेबसाइट्स जो हैं वो और स्टार्ट की, जिसमें से एक वेबसाइट है cracksb.com। अभी आई थिंक इसके ऊपर काम हो रहा है, टीम कर रही होगी। अच्छा, उससे क्या होता है कि जब आपको एक दफ़ा एक तजर्बा करके देखते हो ना, वो कामयाब होता है, तो आप उसी नीश का और बहुत सारा काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज आपका एक यूट्यूब चैनल जो है वो रैंक हो गया, आपने उसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, उसी किस्म की और वीडियोस जो है वो बनानी शुरू कर दी। आपने फाइवर के ऊपर काम शुरू किया, आपने एक गिग लगाई, वो गिग जो है वो रैंक हो गई, आपने जो है वो एक टीम अलग से बिठा दी जो उसी गिग के ऊपर काम कर रही है।
उसी का आप सिर्फ ऑर्डर ले रहे हो और आगे से उस टीम से काम करवा रहे हो। ठीक है, ई कॉमर्स की बात करते हैं तो असल में ये तब होता है जब आपको हर इंसान अपना ग्राहक नज़र आ रहा होता है। एक एंटरप्रेन्योर का, एक बिजनेसमैन का माइंडसेट यही होना चाहिए कि इस दुनिया का हर एक इंसान मेरा ग्राहक है। अभी पिछले दिनों मैं जो है वो एक ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट किया था, उसके ऊपर ना एक प्रोडक्ट थी, अली एक्सप्रेस से मैंने बाय किया उसको बल्क के अंदर, और वो प्रोडक्ट थी जो आपकी गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं ना, वो थोड़ी सी डिम हो जाती हैं। तो एक ऑयल था, स्प्रे कह सकते हैं आप उसको, वो एक छोटी सी बॉटल थी, $3 में वो अली एक्सप्रेस से मिलती थी। तो वो बॉटल जो है वो मैंने पाकिस्तान में मंगवाई अली एक्सप्रेस से और उसको बेचना शुरू किया। तो अब मैंने जिस दिन वेबसाइट बना के मैं निकला हूँ बाहर सड़क पे, तो मुझे हर एक गाड़ी की लाइट्स जो है वो डिम नज़र आ रही। मतलब मुझे लग रहा है कि यार ये वाला जो बंदा है इसको भी मेरी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ये वाला जो बंदा है इसको भी मेरी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो मैं अपने आप को नोट कर रहा था कि मैंने कभी पहले इस तरह की चीज़ें नोट नहीं की। मुझे क्या, लोगों की लाइट्स जो है वो डिम है या ब्राइट है, तो मैं अब क्यों नोट कर रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो प्रोडक्ट है आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, और आपको अब ये सोच रहे हो कि हाँ इसको भी मेरी प्रोडक्ट की ज़रूरत हो सकती है, इसको भी मेरी प्रोडक्ट की ज़रूरत हो सकती है। तो सबसे पहले हम अपनी मार्केट की, अपनी प्रोडक्ट की डिमांड पैदा करते हैं। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी मार्केट के अंदर बिक भी सकती है या नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और सारी की सारी चीज़ें जो है वो बनाते हैं। अच्छा जी, मलिक मोहसिन का सवाल है कि सर फाइवर पे नंबर ऑफ कैंसल्ड ऑर्डर्स का कोई इफेक्ट होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल होता है। अगर आपका कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया है, पहला ही ऑर्डर कैंसिल हो गया, लेट सपोज, खुदा ना खास्ता, तो उससे आपकी प्रोफाइल की जो रैंकिंग है वो कम हो जाती है और लोगों को लगता है कि शायद ये कोई फ्रीलांसर, प्रोफेशनल फ्रीलांसर नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें कि कोई भी ऑर्डर कैंसिल ना हो। दूसरा ये है कि कैंसिलेशन की वजह से आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होना होता है। जैसे आप लोग कोई गेम खेलते हो तो वो उसमें पहले लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। इसी तरह फाइवर के ऊपर भी लेवल सिस्टम होता है, उसको भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि लेवल 1 का सेलर कब बन सकते हैं हम, फिर लेवल 2 का सेलर होता है और फिर टॉप रेटेड सेलर होता है। हाँ राना नबील, ये अभी फाइवर के अंदर प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ये जो आप इम्प्रेशंस और व्यूज़ की बात कर रहे हो, ये 1-2 दिन तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। फाइवर की तरफ से ही ये बग आया हुआ है, वो उसको सॉल्व कर रहे हैं, वो ठीक कर देंगे। नहीं, आज फाइवर डिस्कस नहीं करना, आज वर्डप्रेस ही डिस्कस करना है। सलमान गिलानी, डेटाबेस अलग अलग होती है, हर एक वेबसाइट की डेटाबेस अलग होती है, एक डेटाबेस में आप सारी चीज़ें नहीं डाल सकते। चलें जी, आ जाएं अब ज़रा लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन इतने बहुत हैं आज के लिए। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे रैंक मी डॉट टुडे के ऊपर, और रैंक मी डॉट टुडे पे हमने एक थीम इंस्टॉल करके इसके ऊपर काम किया था जिसका नाम था रोस्टोनियो, शायद रोस्टोनियो एक्स के नाम से वो थीम था। एक्चुअली वो थीम जो है वो रेस्टोरेंट्स टाइप की कोई वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे रेस्टोनियो के नाम से, ये रेस्टोनियो एक्स के नाम से थीम है, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलें आज थोड़ा सा और भी इसका रंग देख लेते हैं वर्डप्रेस का। कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर डेमो कंटेंट जो है वो मौजूद होता है। डेमो कंटेंट का मतलब ये है कि आपको सिंपल उस डेमो को डाउनलोड करना होता है और अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर लेना होता है। ठीक है,
और उसकी डेमो के इंस्टॉल होते ही आपकी वेबसाइट जो है वो फुल फ्लेज एक डायनेमिक वेबसाइट जो है वो कंप्लीट बन जाती है और आपको लगता है कि यार ये कंप्लीट हो चुकी है वेबसाइट। मैं अगर इसी को, ये जो हमारा थीम है, इसको मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, क्या नाम था जी, रेस्टोनियो। हाँ, मैंने गूगल पे लिखा रेस्टोनियो एक्स थीम वर्डप्रेस डेमो कि इसका जो डेमो है वो कैसा लगता है। उसको हम देख लेते हैं, खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये लाइव डेमो है इसका, मैं लाइव डेमो देख रहा हूँ और ये कह रहे हैं जी कि आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ ऐसी लगेगी अगर आप इसका डेमो इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ दिखाने के लिए आपको कि एक्चुअली मैं क्यों दिखा रहा हूँ। तो ये देखें, बनी बनाई वेबसाइट है एक रेस्टोरेंट की। ठीक है, क्वालिटी फूड्स, ये नीचे एक और सेक्शन बना हुआ है। फिर डिस्कवर मेन्यू का एक ऑप्शन है, व्यू द फुल मेन्यू यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इमेज की गैलरी है, सारी की सारी जो उनकी स्पेशल डिशेस हैं वो इस रेस्टोरेंट की वो यहाँ पे उसने लगा दी हैं। फिर रिव्यूज़ हैं लोगों के कि लोग जब इस रेस्टोरेंट पे आए थे तो उन्होंने क्या रिव्यू दिया था, या आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अबाउट अस का एक पेज है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये डेमो है, ये अभी हमने वेबसाइट नहीं बनाई, लेकिन आज हम ऐसी मुकम्मल करके फिर सोएंगे। ठीक है, ऐसी वेबसाइट। अबाउट अस के ऊपर जाते हैं तो अबाउट अस में आर स्टोरी है, अबाउट अस में डिस्कवर है। ठीक है, फिर उसके बाद शेफ़ की तस्वीर लगी है और शेफ़ की वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस जो आप बता सकते हैं। फिर एलिगेंट इंटीरियर और डिज़ाइन के बारे में बात हो रही है। तो ये सारे का सारा अबाउट अस वाला सेक्शन हो गया। ये रेस्टोरेंट की बात हो रही है, ये रेस्टोरेंट के अंदर यही चीज़ें होती हैं ना। फिर ब्लॉग के ऊपर जाते हैं तो ब्लॉग के अंदर भी वो उनकी जो कुछ रेसिपीज़ हैं, जो डिशेस हैं, जो डील्स हैं उस रेस्टोरेंट की, वो सारी की सारी यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट अस की बात करते हैं। तो कॉन्टेक्ट अस में क्या है जी, सबसे पहले तो उनका एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, फैक्स, फिर नीचे जो है वो उनका मैप है कि किस जगह पे ये लोकेटेड है। और दूसरा एक कॉन्टेक्ट फॉर्म, जो हमने, आप लोगों को याद होगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, उसके अंदर भी ये चीज़ें ऐसे ही आ रही थी, योर नेम, योर ईमेल, योर सब्जेक्ट और योर मैसेज। अच्छा, अब ये इतनी वेबसाइट जो है वो हमने अब बनानी है आज के लेक्चर में। ठीक है, कि यहाँ तक जो है वो हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमारी अभी तक की जो वेबसाइट है उसमें सिंपल क्या नज़र आ रहा है कि ये है, यहाँ पे कोई अबाउट अस, कोई कॉन्टेक्ट अस, कोई ब्लॉग वाला पेज नहीं है। और नीचे भी जो वहाँ पे उस वेबसाइट के ऊपर जो लेआउट बना हुआ था, जिसके अंदर उसने अपना इंटीरियर दिखाया था, डिशेस के बारे में बात की थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इस थीम का जो डेमो है उसको हमने इंपोर्ट करना है अपने होस्ट के ऊपर, अपने डैशबोर्ड के ऊपर, अपनी होस्टिंग के ऊपर। और अब हमने अपनी जो rankme.today वाली वेबसाइट है उसको सेम वैसा बनाना है जैसा हमने इस थीम का डेमो देखा है। तो एक थीम के मुख्तलिफ डेमोज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ डेमोज भी हो सकते हैं बहुत सारे थीम्स के, लेकिन अभी इस थीम का एक ही डेमो है क्योंकि ये थीम स्पेशली डिज़ाइन किया गया है रेस्टोरेंट की वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, तो अब ये आज हम रेस्टोरेंट के लिए एक वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि हम फैसलाबाद के अंदर बैठे हुए सारे के सारे रेस्टोरेंट्स को जाके ये सर्विस दे सकते हैं कि सर हम आपकी वेबसाइट बनाएंगे और वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे। वेबसाइट के साथ साथ हम आपका एक फेसबुक पेज भी बना देंगे, फैन पेज भी, जिसके ऊपर आपकी जो नई नई रेसिपीज़ हैं, नई नई डिशेस हैं, नई नई डील्स हैं, वो हम अपलोड करते जाएंगे और आपको हम ऑनलाइन ऑर्डर लेके देंगे, जिनको आप फ्री होम डिलीवरी भी दे सकते हैं। और दूसरा, आप उनको अपने रेस्टोरेंट के बारे में बता भी सकते हैं कि हमारा इंटीरियर ऐसा है, आप अपनी फैमिली के साथ आके यहाँ पे एक अच्छा डिनर इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट्स भी मिलेंगे और साथ साथ हम फाइवर पे भी रेस्टोरेंट वाली वेबसाइट बना के देने की सर्विसेज जो हैं वो दे सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब होता ये है कि कुछ थीम्स ऐसे हैं, थीम्स और प्लगइन्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना आप सब लोगों को, कि थीम्स क्या होते हैं, लेआउट होता है आपकी वेबसाइट का, प्लगइन क्या होते हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर कोई फंक्शनैलिटी डालनी हो तो हम प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कॉन्टेक्ट अस का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किया और उसके ज़रिए लोगों को वेलकम किया कि वो आके हमारे साथ अपना कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं और अपना फीडबैक जो है वो हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी मैं अगर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे पहले स्टार्ट में एक
जो मैसेज है वो नजर आ रहा है कि दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। वो कहता है कि आपने ये थीम इंस्टॉल कर ली है, लेकिन ये थीम सही तरह से अच्छे तरीके से वर्क तब करेगा जब आप ये 2-3 प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर लोगे। तो मतलब ये है कि जब आप कोई थीम इंस्टॉल करते हो ना, तो वो क्या करता है कि वो प्लगइन आपको जो है वो साथ रिकमेंड कर देता है कि ये फलां प्लगइन्स जो हैं वो आप इंस्टॉल करें तो ज़्यादा अच्छी वर्किंग हो जाएगी आपकी वेबसाइट की। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करते हो, सबसे पहले जब भी आपने डेमो इंपोर्ट करना होता है किसी भी थीम का, तो आप उसके जो सारे के सारे रिकमेंडेड प्लगइन्स होते हैं आप उनको पहले इंस्टॉल कर लेते हो। ठीक है, तो अभी 3 प्लगइन्स का नाम उसने लिया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, 1 क्लिक, डेमो इंपोर्ट और पेज लेयर। मैं यहाँ से कहता हूँ कि बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और अब उन प्लगइन्स को हम इंस्टॉल करना शुरू कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 उनको इंस्टॉल करते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन हो गई है। अब हम रिटर्न कर रहे हैं रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर के ऊपर ताकि हम उसको एक्टिवेट भी कर सकें। इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको एक्टिवेट भी करना होता है। लें जी, एक्टिवेट हो गया। अब ये प्लगइन है 1 क्लिक डेमो इंपोर्ट। ये एक प्लगइन है जिसकी मदद से हम डेमो इस थीम का इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। वापस आते हैं, इसको भी एक्टिवेट करते हैं और साथ ये पेज लेयर का एक प्लगइन है। पेज लेयर का प्लगइन एक्चुअली क्या करता है कि जो वेबसाइट बिल्डर है ये एक पेज लेयर और मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस को एडिट करने के लिए, अब जैसे हमने वहाँ पे थी कॉन्टेक्ट अस के पेज के ऊपर देखा कि उसने अपना कॉन्टेक्ट नेम दिया हुआ था, एड्रेस दिया था, नंबर दिया था। तो हमने तो किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनानी है ना, तो उसका एड्रेस तो वो नहीं होगा जहाँ जो उसने अपने डेमो में दिया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एडिट करके क्लाइंट का एड्रेस लिखना पड़ेगा, वहाँ पे क्लाइंट का फोन नंबर लिखना पड़ेगा, क्लाइंट का ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को, उन सेक्शंस को एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेज लेयर का एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। अच्छा जी, एक और सवाल आया है जी, साथ उसको ले लें फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हमाद पूछ रहे हैं कि इज थीम प्रोवाइडेड बाय कस्टमर। कभी कभार कस्टमर भी कहता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर आप ये थीम जो है वो इंस्टॉल कर दें। अगर कस्टमर को नहीं पता कि मैंने रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है तो कौन सा थीम अच्छा रहेगा, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि खुद से भी उस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं अगर वो फ्री है तो। ठीक है, आप सिंपल क्या करते हैं, रेस्टोनियो एक्स वर्डप्रेस थीम लिखते हैं, wordpress.org लिख दें, ठीक है, गूगल के ऊपर। ठीक है, या फिर यहाँ पे से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, इनकी अपनी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से आपको ये जो थीम है वो मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉर्पोरेट रेस्टोनियो एक्स। इसको लॉगिन करेंगे ना जब आप, तो इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, दूसरा ये है कि wordpress.org है आपके पास। आप wordpress.org पे जाएंगे तो यहाँ पे आप सारे के सारे थीम्स आपको इस थीम वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जाके कोई भी थीम सर्च करें और उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। देखें, डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ से आपको मिल रहा है। ये ओशन WP भी एक बहुत अच्छा थीम है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में काम करेंगे। ठीक है, रेस्टोनियो अगर मिल जाए तो, एक रेस्टो का थीम है, इसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये भी मेरा ख्याल है कि रेस्टोरेंट्स के लिए ही बनाया गया है। प्रीव्यू करते हैं अगर इसको, इसका लाइव डेमो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन प्रीव्यू करेंगे तो ज़रा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, बहरहाल यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन थीम्स को। हमने ये जो रेस्टोनियो एक्स का थीम था, जब हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन पढ़ी थी तो साथ ही हमने कहा था कि ये सिलेक्ट कर लेते हैं प्लगइन्स, जो ये थीम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि स्टार्ट में ये वाला थीम ही इंस्टॉल हो हमारी जब वेबसाइट नज़र आए तो। अच्छा जी, ये वर्डप्रेस ने ही सजेस्ट किए थे नवीद, हमने जो अभी प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं ना, ये वर्डप्रेस ने सजेस्ट किए थे कि आपने ये जो थीम इंस्टॉल किया है इसके साथ फलां प्लगइन्स जो हैं वो रिकमेंडेड है, इन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लें ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो और ज़्यादा अच्छी तरह वर्क करे। ठीक है सर, आपने डेमो वाली वेबसाइट का डैशबोर्ड कैसे ओपन किया? मैंने सिंपल गूगल पे लिखा था कि ये फलां थीम है, इसका डेमो मुझे दिखा दें कैसा है, तो वो पहला ही लिंक आया, मैंने उसका खोल लिया।
अच्छा, ये अक्सा का सवाल है कि सर ये पूरे का पूरा थीम फ्री दे रहे हैं, इसमें इनका क्या फ़ायदा हो सकता है? मीन्स ये हमारे लिए इन फ्यूचर हार्मफुल तो नहीं होगा बाय एनी मीन्स। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ, आपने सिंपल उन्हीं वेबसाइट से जो है थीम्स डाउनलोड करने हैं। एक वेबसाइट है wordpress.org, ठीक है। wordpress.org के बारे में तो सब लोग जानते हैं। wordpress.org स्पेशली वर्डप्रेस की वेबसाइट है और इसके ऊपर जो थीम्स और प्लगइन्स पड़े हुए हैं ये आप लोगों के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं, और इसके ऊपर से आपने सारी की सारी चीज़ें, जो भी थीम्स और प्लगइन्स आपने यूज़ करने हैं, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होंगे, इनके अंदर कोई भी कंटेंट ऐसा वैसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ प्लगइन्स और थीम्स पेड होते हैं, जैसे थीम फॉरेस्ट की एक वेबसाइट है, आप गूगल पे लिखते हो थीम फॉरेस्ट, ठीक है, तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी आपके पास, themeforest.net। इन्वेटो मार्केट की एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जो पेड प्लगइन्स और थीम्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे, आप यहाँ से बाय करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी और ट्रस्टेड जो है वो मार्केट है जहाँ से आपको अच्छे थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। दूसरा ये है कि जो प्लगइन्स और थीम मैंने देने हैं वो तो फिर हैं ही, ठीक है। अच्छा जी, वापस आए ज़रा लेक्चर के ऊपर। हम बात कर रहे थे कि हमने वो जो प्लगइन्स इंस्टॉल करवाए हैं उसने थीम ने, हमने वो प्लगइन अब इंस्टॉल कर लिए हैं, लेकिन अभी प्लगइन इंस्टॉल करने से क्या मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं, वो देखते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया rankme.today को, तो देखते हैं कोई वो लेआउट्स वैसे के बन गए या नहीं, तो कुछ भी नहीं बना अभी, तो वैसे ही वो हेलो वर्ल्ड और ये मेटा डाटा रिस्पॉन्स, ये इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, रीसेंट पोस्ट वगैरह, सैम्पल पेज का पेज बना हुआ है यहाँ पे। तो उसने जब डेमो दिखाया था तो ब्लॉग वाला पेज था और कॉन्टेक्टस वाला बड़ा प्यारा सा पेज जो है वो बना हुआ था, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, अभी हमने वो प्लगइन तो इंस्टॉल कर लिया है, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट वाला, लेकिन हमने अभी तक डेमो इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो डेमो इंपोर्ट करेंगे तो फिर उसके बाद वो सारी पिक्चर्स और सारे लेआउट्स जो हैं वो इंपोर्ट होंगे और देन हमारी वेबसाइट जो है वो उस किस्म की लगना शुरू हो जाएगी। तो मैं अब डेमो इंपोर्ट करने के लिए क्या करता हूँ, मैं अपीयरेंस वाले सेक्शन के अंदर जाता हूँ। अपीयरेंस का एक सब ऑप्शन है इंपोर्ट डेमो डेटा का, ठीक है। इंपोर्ट करता हूँ मैं डेमो डेटा, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इंपोर्ट डेमो डेटा के ऊपर क्लिक किया, तो अब क्या हो गया, अब शुरू हो गया, वो डेमो जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। अब इंटरनेट से वो उन पिक्चर्स को, उन वीडियोस को जो उस वेबसाइट के अंदर लगी हुई थी, उस टेक्स्ट को डाउनलोड कर रहा है और मेरे सर्वर के ऊपर उन चीज़ों को सेट कर रहा है, मेरी वेबसाइट के ऊपर उन चीज़ों को सेट कर रहा है। जैसे ही ये डेमो इंपोर्ट होगा, मेरी वेबसाइट की लुक एग्जैक्टली वही हो जाएगी जो हमने डेमो में देखी थी, ठीक है। अच्छा महबूब, आपका जो सवाल है वो कैटेगरी पेज पे जो है वो शो हो रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था एक ब्लॉग का पेज बना लें, ठीक है। आप दो तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपकी जो नई पोस्टें हैं वो होम पेज पे आए या फिर किसी और पेज पे आए, तो आपकी अपनी मर्जी। अगर आपने नई पोस्ट जो भी करनी है उनको आप अगर होम पेज पे ही शो करवाना चाहते हैं तो होम पेज पे ही शो करवा लें, ठीक है। वरना अगर आप एक नया पेज बना सकते हैं, इसका मुतबादिल जो है वो ये हो सकता है कि नया पेज बनाएं, ठीक है, और अपनी सेटिंग्स के अंदर रीडिंग का एक ऑप्शन होगा। सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो सब ऑप्शन है एक रीडिंग का, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो होम पेज है वो एक स्टैटिक पेज डिस्प्ले होगा और जो आपकी पोस्टें हैं वो ब्लॉग वाले पेज पे चली जाएंगी, ठीक है। लें जी, वो कह रहा है दैट्स ऑल डन, the demo import has finished, please check your page and make sure that everything has imported correctly. If it did, you can deactivate the one click demo import plugin। वो कहता है अब अगर वो सारे का सारा काम हो गया तो अब जो है वो आपका जो डेमो है वो इंपोर्ट हो चुका है, अब वो वन क्लिक डेमो इंपोर्ट वाला प्लगइन जो है वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो अब मैं दोबारा से इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, इंग्लिश में करते हैं इसको, तो अब देखें जरा वो पेजेस बन चुके हैं ना।
पेजेस हमारे पास अबाउट अस का पेज बन गया है, ब्लॉग का पेज बन गया है, कॉन्टेक्ट अस का है, होम का है और सैम्पल पेज है। ये सैम्पल पेज पुराने ही बना हुआ था, चाहे तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अच्छा जी, नीचे आके चेक करना चाहें तो अब देखें ज़रा, rankme.today के ऊपर ही है ना हम, rankme.today के ऊपर हमें ये कंटेंट मिल रहा है। पहली डिश है, उसने लिखा है वेलकम टू द रेस्टोनियो रेस्टोरेंट। आप अपनी मर्जी से इसका नाम चेंज करके जो भी रेस्टोरेंट का नाम रखना चाहते हैं वो रखें। नीचे उसकी सारी की सारी चीज़ें बता दें। फिर उसके बाद क्वालिटी फूड्स, फास्ट डिलीवरी और ओरिजिनल रेसिपीज़, मेन्यूज़, गैलरी। अब ये पूरी की पूरी वेबसाइट rankme.today की जो है वो बन चुकी है और उसका लेआउट सेम वैसा ही हो चुका है जो इस थीम का लेआउट था। ठीक है, तो हमने एक जो है वो 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी जो वेबसाइट है वो रेडी है। अब सिंपल हमने क्या करना है कि जहाँ पे उसके रेस्टोरेंट के नाम लिखा हुआ है वहाँ पे हमने अपना रेस्टोरेंट लिखना है, जहाँ पे उसने अपना एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे हमने अपना एड्रेस देना है, जहाँ पे उसने अपना फ़ोन नंबर और ईमेल दिया वहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर और ईमेल दे देंगे। ठीक है, लें जी, इस तरह की अच्छी सी पिक्चर्स आप बना के रख लें। ये ब्लॉग का पेज था, ये कॉन्टेक्ट अस का पेज था। तो कॉन्टेक्ट अस पे आते हैं तो देखें ज़रा, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, फैक्स। अब इसको अगर एडिट करना पड़ जाए आपको कि मेरा फ़ोन नंबर ये तो नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो मैं यहाँ से इसी पेज को खोला हुआ है, यहाँ पे मैं एडिट पेज के ऊपर क्लिक करूँगा और एडिट विद पेज लेयर कर लेंगे। पेज लेयर मैंने बताया था कि एक ऐसा प्लगइन है जिसकी मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए चीज़ें जो हैं वो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं फ़ोन के ऊपर जाता हूँ, मेरा फ़ोन, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, जो भी नंबर है उसको मैंने लिखा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एड्रेस के ऊपर आया। देखें कितना सिंपल है और कितना आसान है चीज़ों को एडिट करना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो वो कहता है जी पोस्ट कंटेंट वाज अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको मैंने अगर चेक करना हो तो मैं दोबारा से rankme.today के ऊपर जाता हूँ और अपने कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाता हूँ। कॉन्टेक्ट अस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब देखें ज़रा, वो फ़ोन नंबर अपडेटेड हो गया और एड्रेस भी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अपने रेस्टोरेंट की वेबसाइट भी बना सकते हैं और क्लाइंट्स को भी रेस्टोरेंट की वेबसाइट्स बना के दे सकते हैं। अक्सर अगर किसी थीम का डेमो नहीं है तो आप उसको खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हो, खुद से आप उसके अंदर चीज़ें जो है वो लगा सकते हो। हमारे पास अभी आने वाले दिनों में हम कुछ प्लगइन्स पढ़ेंगे, जैसे हमने पेज लेयर का प्लगइन है, आज हमने उसका नाम सुना है। इसी तरह के कुछ एडवांस प्लगइन्स हैं, जिसमें से एक बहुत ही एडवांस प्लगइन है जिसका नाम है एलिमेंटर। आप एक सिंपल सा थीम इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर कुछ भी ना हो, कोई डेमो ना हो, आप सिंपल उस एलिमेंटर के प्लगइन को इंस्टॉल करके बड़ी से बड़ी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, खुद से सेक्शंस क्रिएट करके खुद से चीज़ें उसकी सारी की सारी सेट कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ जी, जो डेमो इंपोर्ट करते हैं फिर वेबसाइट जल्दी बन जाती है, कह सकते हैं आप, और उसका लुक जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। अगर डेमो नहीं इंपोर्ट करना तो फिर एलिमेंटर से करेंगे। सर एलिमेंटर भी इसी काम के लिए यूज़ होता है ना? हाँ जी, एलिमेंटर को इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। अभी आज डैशबोर्ड कंप्लीट कर लेना तो फिर हम ये करेंगे कि कुछ वेबसाइट्स की कॉपी करना शुरू कर देंगे, मतलब उस किस्म की हम वेबसाइट्स जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे dapper.reviews की बात करते हैं, या फिर हमारी वो जो अपना क्या कहते हैं सजावट है, सजावट तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, डैपर एक पूरी बहुत बड़ी वेबसाइट है जो एफिलिएट सारे का सारा इसने कंट्रोल किया हुआ है। तो ये सारे का सारा लेआउट एलिमेंटर से बना हुआ है। ठीक है, कोई डेमो कंटेंट इंपोर्ट नहीं हुआ। स्टार्ट में सिंपल जब मैंने थीम इंस्टॉल किया था तो यहाँ पे ये मेन्यू बार आ रहा था, उसमें भी ये आइटम्स नहीं थी। ठीक है, लोगो भी अपना लगाया, मेन्यू बार के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी और ये पिक्चर आ रही थी बस पीछे बैक एंड पे। तो बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो एलिमेंटर ने बिल्ड की हैं। ठीक है, अच्छा जी,
और सजावट तो फिर एक बड़ी चीज़ है, और ई कॉमर्स वेबसाइट है पूरी की पूरी। इसका सारे का सारा जो लेआउट है वो ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह का है, लाइक कि आप इसी वेबसाइट के ऊपर आके ऐड टू कार्ट करके चीज़ें बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी बनाना सीखेंगे। इस पे एलिमेंटर का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, लेकिन ये है कि इसको भी सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों ने अपने अपने ई कॉमर्स बिजनेसेस जो हैं वो सेटअप करने हैं। ठीक है जी, आ जाएं ज़रा अब डैशबोर्ड पे वापस आते हैं, और हमारा डैशबोर्ड अब क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अच्छा जी, कल हमने पोस्ट, मीडिया और पेजेस के बारे में पढ़ लिया था। अच्छा, अब एक और चीज़ देख लें। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अभी तक जितना भी काम किया है ना rankme.today के ऊपर, वो सारे का सारा काम मैं चाहता हूँ कि अब मैंने नए सिरे से करना है। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो मेरी वेबसाइट जब मैं देखूँ इसको, तो अब मैं 1 क्लिक के अंदर ये चाहता हूँ कि ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन जो है वो मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट करना है। तो उसके लिए अब क्या करें, मतलब ये जो अबाउट अस का पेज है मुझे नहीं चाहिए, ब्लॉग का पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज नहीं चाहिए, ये नीचे जो लेआउट मैंने अभी अभी सेट किया है ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है, हमने दोबारा से प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हम अब एक और प्लगइन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है WP रीसेट। WP रीसेट का प्लगइन क्या करता है, आपकी सारी की सारी वेबसाइट को रीसेट कर देता है। जितनी भी कस्टमाइजेशन आपने वहाँ पे की होती है सब कुछ उड़ा देगा, और मतलब बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे अभी अभी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ अभी, और इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अच्छा, एक्टिवेट करने के बाद मैं WP रीसेट के टूल्स वाले सेक्शन के अंदर गया, और सबसे नीचे यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपने इस साइट को रीसेट करना है तो यहाँ पे पहले कंफर्मेशन के लिए रीसेट लिख दें, ताकि हमें पता लग जाए कि कोई रोबोट नहीं है आप, कि कोई बंदा अटैक नहीं कर रहा, आप ही इस साइट के ऑनर है और आप एक्चुअली इस वेबसाइट को रीसेट करना चाहते हैं। तो मैं रीसेट के ऊपर क्लिक करूंगा, वो करेगा रीसेट वर्डप्रेस। तो वो सारी की सारी जितनी भी पोस्टें इंपोर्ट की थी उसने, पेजेस इंपोर्ट किए थे, डेमो कंटेंट इंपोर्ट किया था, वो सारे का सारा वैनिश हो जाएगा। और अब आप लोगों को डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा हमने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो तब था, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से अगर जाके वेबसाइट अपनी देखता हूँ, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो अब देखें जरा उसके ऊपर फिर दोबारा से वही हेलो वर्ल्ड पुराना वाला आ गया, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, सैम्पल पेज, कोई ब्लॉग का पेज नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट अस का पेज नहीं है, कोई रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें नहीं लगी, कोई आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है जी। तो WP रीसेट का प्लगइन क्या करता है कि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को एट द कॉस्ट ऑफ 1 क्लिक जो है वो रीसेट कर देता है। यहाँ तक कोई मुश्किल है चीज़ तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हमने डेमो कंटेंट इंपोर्ट करना सीख लिया है। मैं अगर आपको इसकी फाइवर के ऊपर एग्जांपल कोई दिखा दूं, तो यहाँ पे हम जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देते थे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी लिखी होती थी, ये देखें, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम एंड सेटअप लाइक डेमो विद इन 3 आवर्स। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद थीम इंस्टॉल करूँगा और सेटअप लाइक डेमो, और उस वेबसाइट को सेम डेमो की तरह जो है वो मैं सेटअप कर दूंगा। तो हमने डेमो देखा था ना, पहले डेमो इंस्टॉल करने से पहले हमने डेमो देखा था उसकी वर्डप्रेस गूगल के ऊपर, तो सेम वैसी ही वेबसाइट हमारी लग रही थी rankme.today भी। तो यही सर्विसेज अगर फाइवर के ऊपर बेचते हैं आप, तो देखें कितने पैसे आप इससे कमा सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन लोग दे रहे हैं जी, ये देखें, आई विल इंस्टॉल एंड सेटअप अ वर्डप्रेस थीम वेबसाइट, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम, कस्टमाइज, इंपोर्ट डेमो इन 12 आवर्स, ठीक है। तो ये सर्विस आप लोग दें, आप इंस्टॉलेशन के साथ साथ, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ साथ वहाँ पे ये भी लिख दें कि आप क्या करेंगे
कि आप जो है वो थीम इंस्टॉल करके देंगे कोई, और साथ उसका जो डेमो कंटेंट है वो भी इंपोर्ट करके देंगे, और आपकी वेबसाइट सेम डेमो की तरह की लगेगी। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अपने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो माशाल्लाह काम कर रहे हैं। चलें जी, बहरहाल उम्मुल बनीन आपका नाम मैंने वहाँ पे देखा है, वो जो मैंने लिस्ट अपलोड की है अभी थोड़ी देर पहले, लेक्चर से पहले। आप यहाँ पे अपना नाम ना कमेंट किया करें, हमारा एक गूगल फॉर्म होता है, उसके ऊपर आपने जो है वो अटेंडेंस लगानी होती है। अब ज़्यादा लोग हैं हमारे पास, तो मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होती। आपको अगर अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है तो उसके लिए आपको वो गूगल फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा, और रोज़ाना के रोज़ाना उसको लेक्चर से पहले या फिर लेक्चर के फ़ौरन बाद आप उसको फिल करेंगे, तो फिर आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। ठीक है। बहुत सारे लोगों को अभी तक भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि यहाँ पे जो नाम कमेंट करते हैं वो हमने पहले 2 हफ्ते इस प्रैक्टिस को रखा था, अब वो प्रैक्टिस जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, उसको आप नहीं देखेंगे। यहाँ पे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, अपना नाम अगर कमेंट करते हैं तो आपको वो फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। थीम एंड डेमो इंस्टॉलेशन की अलग से गिग बना सकते हैं अदर देन वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन? नहीं, आप कोशिश करो कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ ही लगा दो ना उसको थीम, और आप फिर एक गिग्स आया करोगी। अभी आने वाले दिनों में ना आपको ये जो हम 7 गिग्स लगा सकते हैं ना नए, एज अ न्यू फ्रीलांसर हम फाइवर पे 7 गिग्स लगा सकते हैं, तो फिर आपको जगह कम पड़ जाएगी, फिर आपको लगेगा कि यार मेरे पास अब स्किल्स ज़्यादा हो गई हैं और ये जो 7 गिग्स हैं ये कम है, तो मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा गिग्स लगाऊं। तो कोशिश करें कि आप ऐसी जो सर्विसेज जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनको एक ही गिग के अंदर एम्बेड कर लें। सर, इफ क्लाइंट वांट प्रीमियम थीम विच कॉस्ट मोर देन गिग प्राइस, हाउ वी हैंडल दिस सिचुएशन, व्हाट वी डू? अच्छा, हमारा ऐसा नहीं होता। जो भी जो आपका कस्टमर होता है वो आपसे जो थीम डिमांड करता है, आप उसको उसका लिंक सेंड करते हो जहाँ से वो थीम को बाय कर सकता है। तो आप उसे कहोगे भाई ये लिंक है, इस लिंक के ऊपर जाके आप इस थीम को बाय करके वो फाइल मुझे सेंड करें, आई विल इंस्टॉल दैट थीम ऑन योर होस्ट एंड देन इंस्टॉल द डेमो थीम। ठीक है, और सारी की सारी जो कस्टमाइजेशन है, जो काम है वो मैं करके दूंगा, लेकिन जो प्राइस है, जो कॉस्ट आती है थीम की, वो आपने पे करनी है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ऐसे भी देख कर सकते हो कि आप उसको लिंक सेंड कर दो। दूसरा ये है कि आप उसे ये कह सकते हो कि आई कैन बाय द थीम फॉर यू, यू विल हैव टू पे फॉर दैट थीम, और फिर आप उसे ऑर्डर की प्राइस के अंदर वो प्राइस लो। ठीक है, कि अगर आप थीम बाय करके देते हो उसको, जो थीम $60 का है तो $60 थीम की प्राइस, और $30-40 या जो भी आपने $50 अगर अपने काम की प्राइस रखी हुई है तो फिर उसको आप ऐड करके उस ऑर्डर की प्राइस रखोगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने गिग की प्राइस के अंदर ही उसको इंक्लूड करना है, आप उसको एक कस्टम ऑफर भी सेंड कर सकते हो। जो कस्टम ऑफर एक कस्टम ऑर्डर होता है, उसके अंदर आप बता देते हो कि मैं आपको इतने डॉलर का ये काम करके दूंगा, इसके में अंदर ये फला थीम होगा, इसकी इंस्टॉलेशन करके दूंगा, उसके इतने चार्जेस लूँगा। तो कस्टम ऑफर भी सेंड की जा सकती है वहाँ से। अश्ताफीला का अब क्या सवाल रह गया जी? सर, ज़्यादा प्लगइन्स और हैवी थीम से वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर फ़र्क भी पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल पड़ता है, और यह ऑनलाइन होस्टिंग इसे टॉलरेट करता है। अच्छा, जब आप एक तो लाइव सर्वर ख़रीद लेते हो ना तो आप अगर बेतुके और फजूल प्लगइन्स जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे उनको इस्तेमाल करोगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा आपकी स्पीड के ऊपर। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे प्लगइन्स भी हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है फाइवर के ऊपर, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की। उसको भी हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड जो है वो तेज़ कर सकते हैं, जल्दी लोड हो वो वेबसाइट और गूगल के अंदर ज़्यादा जल्दी रैंक करे फिर गूगल उसको, क्योंकि हमारा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है वो भी एक स्किल है पूरी, उसको एक इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द स्पीड ऑफ अ वर्डप्रेस वेबसाइट। आमिर शहजाद, आप WP रीसेट का प्लगइन यूज ही तब करते हैं जब आपने सारी वेबसाइट को रीसेट करना होता है, तो ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप गलती से जाएं प्लगइन्स के ऐड न्यू वाले सेक्शन के अंदर और गलती से WP रीसेट लिख लें वहाँ पे और गलती से उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें और देन वो जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स यहाँ पे आती हैं, वहाँ पे रीसेट लिखें और रीसेट कर दें। तो ऐसा काम इंसान गलती से तो करता नहीं है, सोच समझ के करता है, ठीक है। तो ये तभी करते हैं जब हमने करना होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप जो है वो वन क्लिक के ऊपर आप दोबारा फिर उसी हालत में चले जाए। उसका बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप बैकअप लेके रख लें, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप लें, उस बैकअप को अपने कंप्यूटर में सेव कर लें, देन रीसेट करें उसको और उस बैकअप को दोबारा से इंपोर्ट कर दें अपने होस्ट के ऊपर, तो फिर कुछ हो सकता है। हाउ वी कैन अनइंस्टॉल अननेसेसरी प्लगइन्स, तो ये सिंपल प्लगइन्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से जो जो प्लगइन्स आपको नहीं चाहिए, जैसे ये वन क्लिक डेमो इंपोर्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बस अनइंस्टॉल हो गया, इतना सा काम। सर जब थीम लगाती हूँ पर बैक नहीं होता और लोकल होस्ट डैशबोर्ड पर भी बस वही थीम ओपन होता है, कोई समझ नहीं आई, आप अपना स्क्रीनशॉट मुझे कर दें, उधर इनबॉक्स कर दें जो भी मसला आ रहा है। हाँ जी, अब हम रीसेट करने से पहले बैकअप ले सकते हैं। वापस आए जी, पेजेस के ऊपर बात कर ली थी हमने, उससे आगे कमेंट्स वाला सेक्शन है, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। कमेंट्स वाला जो सेक्शन है, इस कमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर जाके आप अपने वेबसाइट की पोस्ट और पेजेस के ऊपर आने वाले जो कमेंट्स हैं उनको मॉडरेट कर सकते हो। मॉडरेट करने का मतलब ये है कि आप किन कमेंट्स को अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर दिखाना चाहते हो और किन कमेंट्स को अप्रूव या डी अप्रूव या डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आमतौर पे सेक्शन तब यूज़ होता है जब आप कोई ब्लॉग बना रहे होते हो और ब्लॉग के ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ जो है वो पब्लिश कर रहे होते हो, ठीक है। अक्सर अगर कुछ एलिमेंट्स डिलीट करने हैं तो आपके पास पेज लेयर और इस तरह के जो दूसरे प्लगइन्स हैं जैसे एलिमेंटर है, तो एलिमेंटर को के जरिए उस पेज को एडिट करेंगे और उसमें से उस फला सेक्शन को जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं उसको डिलीट कर देंगे, बस दैट सिंपल। अभी उस तरफ ना जाएं आप लोग, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको पहले ज़रा देख लें, सोच लें और फिर हम उधर जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अपीयरेंस के अंदर आते हैं अब ज़रा दोबारा से। अपीयरेंस में पहला सेक्शन है हमारा कस्टमाइज का। तो कस्टमाइज में हमने ये पढ़ लिया कि क्या क्या किया जा सॉरी थीम्स वाला जो सेक्शन है इसके अंदर हम थीम को चेंज कर सकते हैं, न्यू थीम को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं कोई भी वर्डप्रेस का कोई भी थीम जो है वो सर्च करता हूँ। लाइक मैंने सर्च किया ओशन WP, ठीक है। इस थीम को मैंने सर्च किया तो ये मेरे सर्च रिजल्ट्स के अंदर आ गया। मैंने इसको यहाँ से इंस्टॉल किया और इसको मैं यहाँ से ही एक्टिवेट कर लूँगा। रना नबील, किसी थीम का हो सकता है डेमो ना इंपोर्ट होता हो या डेमो हो ही ना उसका, ठीक है। तो कुछ थीम्स के डेमोज होते हैं और कुछ के नहीं होते। जिसका होगा डेमो उसको डेमो को इंपोर्ट करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, ये इंस्टॉल हो रहा है जी हमारा ओशन WP का एक थीम है, बहुत ही लाइट वेट थीम है एक, और मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस थीम को इंस्टॉल करें। और इस थीम के मुख्तलिफ किस्म के डेमोज हैं जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओशन WP थीम डेमोज, मुतय्यब नहीं कर सकते जी, ऐसा थीम्स को आप मर्ज नहीं कर सकते, ज़रूरत नहीं पड़ती ना हमें। एक थीम डेवलप ही इसलिए किया जाता है कि वो सारे का सारा जो है वो उसमें चीज़ें जो हैं वो मिल जाए हमें। ये देखें ज़रा आप ओशन WP की बात करते हैं। मैं इसकी ई-कॉमर्स वाले डेमो में जाता हूँ तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के डेमोज बने बनाए हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ वन स्टोर की, सी द डेमो के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो वन स्टोर का डेमो इंस्टॉल करते ही मेरी जो वेबसाइट है वो कुछ ऐसी लगने लग जाएगी। ये स्लाइडर होगा ऊपर स्टार्ट में, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स लगी हुई होंगी मेरी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। फिर नीचे कुछ फीचर्ड प्रोडक्ट्स होंगी, जैसे ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, साथ उनकी प्राइस लिखी गई है, और आप चाहें तो यहीं से इनको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ये ई कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं आपने सिंपल यही करना है कि डेमो इसका जाके इंपोर्ट करना है OceanWP का। इतना काम अब आप लोगों ने घर से करना है, ठीक है, कि OceanWP का फ्री थीम है बिल्कुल, ये थीम इंस्टॉल करना है, और इसका ये जो ई कॉमर्स वाला जो डेमो है ये आपने अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट करना है। शॉप वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं तो सारी की सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे देखें कितना प्यारा लेआउट है इसका, ठीक है। और उसका टाइटल लिखा हुआ है, उसकी कैटेगरी लिखी हुई है, उसका ऐड टू कार्ट का बटन है, साथ प्राइस लिखी हुई है। इसको और भी ज़्यादा प्यारा बना सकते हैं जब हम इसको एलिमेंटर का इस्तेमाल इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। फिर कॉन्टेक्ट अस का पेज है, तो कॉन्टेक्ट अस के ऊपर जाके देखें वही एड्रेस, फ़ोन, मोबाइल, और ये कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म लगा हुआ है, और ये मैप है, और ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे दी गई हैं। तो इस किस्म का डेमो भी आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आप OceanWP का थीम इंस्टॉल कर लें। इसका ये कल की असाइनमेंट है आपकी, ठीक है, कि आपने OceanWP का थीम इंस्टॉल करके डेमो इंपोर्ट करना है। ये प्रोडक्ट्स खुद ब खुद इनका कुछ दौरानी है, उस दौरानिए के बाद ये स्क्रॉल करके आगे चली जाती हैं। और इनकी डेटाबेस का भी बता दें, और भाई ये डेटाबेस खुद ही ऑटोमेटिकली मैनेज होती है पीछे, आपको डेटाबेस को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने यहीं पे करना है जो काम करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटाबेस जो है वो मैनेज हो रही होगी। नहीं जी, मैंने यहाँ पे क्या किया, अब OceanWP का थीम जो है वो एक्टिवेट कर लिया, और जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया अब वो कह रहा है कि दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन, तो वही प्लगइन आ गया हमारा एलिमेंटर का, और फिर ओशन एक्स्ट्रा है और WP फॉर्म्स है। जैसे ही आप इन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेंगे आपके पास इसका डेमो इंपोर्ट करने का ऑप्शन जो है वो आने लग जाएगा। आप उसका डेमो इंस्टॉल करेंगे और आपकी वेबसाइट बिल्कुल एक ऑनलाइन स्टोर की तरह लगने लग जाएगी। उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी। आपने सिंपल क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स को एडिट करना है, उस प्रोडक्ट की जगह पे आपने अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर लगा देनी है, उस प्रोडक्ट की अपनी प्राइस लिख देनी है वहाँ पे, दैट सिंपल, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हम जरा, थीम्स वाला सेक्शन हो गया, अब कस्टमाइज वाले सेक्शन पे आते हैं। लोकल होस्ट पे आई थिंक अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो हो जाएगा, लेकिन कभी कभार मसला भी आता है जब आप इस किस्म के डेमोज इंपोर्ट करना शुरू कर देते हो ना लोकल होस्ट के ऊपर, तो फिर वो उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर मसला आता है, क्योंकि ये कुछ हैवी थीम्स होते हैं और फिर जैम्प उनको या वैम्प जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। ईशा अली कह रही हैं एलिमेंटर के बारे में थोड़ा काम शो करवा दें। अच्छा जी, कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। आज के लेक्चर में नहीं एलिमेंटर होगा, लेकिन हम सारी ट्रेनिंग में एलिमेंटर की डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। OceanWP के अलावा सर बता दें वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा जी इंस्टॉल, क्या मसला आ रहा है? हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द थीम इज ई-कॉमर्स सपोर्टेड और नॉट। आपको जिस थीम के ऊपर प्रोडक्ट्स लगी हुई नज़र आ रही हैं, उन प्रोडक्ट्स की पिक्चर लगी हुई है, उसकी कोई प्राइस लिखी हुई है डॉलर्स के अंदर या रुपीज़ के अंदर, और ऐड टू कार्ट का बटन है, इसका मतलब वो ई-कॉमर्स का थीम है, ठीक है। तो आप उसको ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की बात साथ जो आप कर रहे हो, देखो उसने डेमो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कुछ इंपोर्ट करके आपको दे देनी होती हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी होती हैं, ठीक है। आप वही प्रोडक्ट तो नहीं बेचोगे ना, आपकी तो हो सकता है अपनी प्रोडक्ट हो कोई, तो आपने सिंपल क्या करना होता है कि उन प्रोडक्ट्स को जाके एडिट करना होता है, उनकी प्राइस चेंज करके अपनी प्राइस लिख देनी है, उनकी पिक्चर चेंज करके आपने अपनी पिक्चर लिख देनी होती है बस। और नहीं कॉपीराइट इशू आता, क्या हो गया अल्लाह के बंदे। अहमद राव कह रहे हैं जी इस टाइम मेरे पास 14 रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। वेरी गुड जी, जाएं उसको साथ साथ ऑफर भी सेंड करें। अच्छा जी, अब मैं आ गया हूँ कस्टमाइज वाले सेक्शन के अंदर। मैं दोबारा से बता देता हूँ कैसे आया हूँ। अपीयरेंस के अंदर गया हूँ और यहाँ पे मेरे पास कस्टमाइज वाला सेक्शन है। तो कस्टमाइज वाले सेक्शन के अंदर देखें हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एडिट कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम कोई वेबसाइट जो है वो डेवलप कर रहे होंगे।
अब जैसे साइट आइडेंटिटी की बात करते हैं, साइट आइडेंटिटी में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे rankme.today मेरी वेबसाइट का नाम है। मैं अगर इसको चेंज करके नाम लिखना चाहता हूँ सजावट हाउस, ठीक है, तो ये देखें अब सजावट हाउस लिखा गया यहाँ पे। फिर जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट की बजाय यहाँ पे मैं उसकी टैगलाइन लिख देता हूँ। सजावट की क्या टैगलाइन है, मुझे तो वो भी नहीं याद। टैगलाइन यहाँ पे शो भी हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही। चले अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लें यार। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी स्टाइल दैट यू डिजर्व, ठीक है। डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैगलाइन, ठीक है। अगर इसको हम अनचेक कर देते हैं तो फिर वो साइट टाइटल को और टैगलाइन को जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है जी। अब उसने टाइटल को डिस्प्ले करना छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये साइट आइकॉन होता है। साइट आइकॉन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। यहाँ पे जो आइकॉन होता है इसको हम साइट आइकॉन बोलते हैं। इसको अगर आप लगा सकते हैं, कोई अगर आइकन आपके पास मौजूद है तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ से अपनी कंप्यूटर की डायरेक्टरी में से, और साथ ही इसको आप पब्लिश भी कर दें। तो अब वो जो rankme.today वाली वेबसाइट है उसका जो मेन सेक्शन है वो सजावट हाउस आ रहा है और स्टाइल दैट यू डिजर्व आ रहा है। पहले यहाँ पे आ रहा था rankme.today, ठीक है, उसको हमने चेंज कर दिया। तो इस किस्म की छोटी छोटी सी चेंजिंग जो है वो आप लोग कर सकते हैं। फिर कलर्स की बात करते हैं तो हेडर टेक्स्ट कलर जो है वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ से ग्रीन करना चाहते हैं तो ग्रीन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये ग्रीन हो गया। येलो करना चाहते हैं तो येलो हो गया। लेकिन हम इसको दोबारा से अपने असली हालत में ले आते हैं ताकि मसला ना हो। वापस आ गए जी। फिर मेन्यूज़ की बात करें तो ये मेन्यूज़ वही मेन्यूज़ हैं जो हमने अपीयरेंस में डिस्कस करने हैं। विजेट्स ये वही विजेट्स हैं जो हमने अपीयरेंस में जो है वो डिस्कस करने हैं। होम पेज सेटिंग जो है ये वही होम पेज सेटिंग है जो हमने वहाँ पे जाके जो सेटिंग्स के अंदर रीडिंग सेटिंग्स हैं वहाँ पे डिस्कस करनी है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट या फिर स्टैटिक पेज। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर ब्लॉग पेज के ऊपर हम अपनी सारी पोस्टों को लेके जाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी नई पोस्टें जो हैं वो होम पेज पे डिस्प्ले ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से चेंजिंग्स कर सकते हैं। वापस आते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एडिशनल CSS का। आप लोगों को याद होगा हमने HTML और CSS डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो HTML और CSS जो है वो यूज़ कहाँ पे करनी है, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला एक सेक्शन है जिसके ऊपर जाके आप एडिशनल CSS जो है वो इस्तेमाल कर रहे होगे। जैसे अगर मैं इस सेक्शन को, जो सारे का सारा सेक्शन है, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको कैसे रिमूव कर सकता हूँ। मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, साइट के ऊपर राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट एलिमेंट में चला गया तो मेरे पास ये पेज खुल जाएगा। इसके ये आप लोगों को ये तीर का निशान नजर आ रहा होगा यहाँ पे। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने या इसके ऊपर हॉवर किया, ठीक है, या इसके ऊपर हॉवर कर लेते हैं। ये जो सेक्शन जो आप लोगों को अभी फिलहाल सिलेक्टेड नजर आ रहा है, जहां पे भी हॉवर करेंगे ना ये आपको उसकी आईडी या उसकी क्लास जो है वो आपको बता देगा। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आप लोगों को यहाँ पे ये जो सेक्शन है यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि चेंजिंग्स आ रही हैं। इस सेक्शन के ऊपर आते हैं तो वो देखें अब उसने जो इसकी क्लास चूज किया वो क्या है, पेज हेडर नजर आ गई, पेज माइनस हेडर, ये उसकी क्लास है। मैं अब इसको इस एलिमेंट से कॉल करके एडिशनल CSS के अंदर इसकी जो चेंजिंग्स हैं वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अगर इसको पेज हेडर के नाम से कॉल करूं, अगर मैं लाइव चेंजिंग्स करना चाहता हूं यहाँ पे तो लाइव चेंजिंग्स भी कर सकता हूं। जैसे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये वाला है तो मैं अगर इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूं या फिर मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन कर देता हूं तो देखें जरा वो ग्रीन हो गया, ठीक है। लेकिन ये रन टाइम के ऊपर हुआ है, ये जो है वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। इसको मैं वाइट कर देता हूं तो ये वीट कर दिया तो वीट हो जाएगा। क्लियर है जी बात। तो इसको अभी ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने इसको पक्का काम नहीं किया। अभी सिंपल चेक करके देखा था कि क्या एग्जैक्टली हमने वही वाला सॉरी सजावट हाउस खोल ली, हमने rankme.today खोलना। तो rankme.today के ऊपर जब हमने इम्प्लीमेंट करना है कि हमने अगर इसको जो है वो चेंजेस लेके आनी है इसके ऊपर,
तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी क्लास को फाइंड आउट करेंगे, क्लास कौन सी है। वो इस कर्सर के ऊपर पहले क्लिक करेंगे, जैसे ही वो ब्लू हो जाएगा तो आप उस हिस्से के ऊपर लेके जाओगे जिसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो वैसे ही उसने यहाँ से होवर करके मुझे उसकी क्लास बता दी। वो क्लास थी पेज माइनस हेडर की। मैंने इस क्लास को कॉपी किया यहाँ से Ctrl+C से और अपने यहाँ पे एडिशनल CSS वाले सेक्शन के अंदर चला गया। आप लोगों को पता है आईडी को हमने कॉल करना सीखा था तो हैश से कॉल किया था। अब जब क्लास को कॉल करेंगे तो डॉट से कॉल करेंगे। सबसे पहले डॉट लिखा और यहाँ पे मैंने उस क्लास का नाम लिख दिया। उसको मैंने जैसे हम CSS के अंदर कॉल करते थे CSS में कॉल किया और इसको मैंने प्रॉपर्टीज लगाना शुरू कर दी। जैसे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी थी, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने इसका ग्रीन कर दिया। लें जी, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, तो इस किस्म की जो चेंजेस हैं वो आप लोग एडिशनल CSS से लेके आ सकते हो। उस स्पेसिफिक सेक्शन को एडिट कर सकते हो जिस सेक्शन को आप एडिट करना चाहते हो और बाकी सबको एडिट नहीं करना चाहते। यहाँ तक बात कंप्लीट है, क्लियर है। किसी को कोई चीज़ पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा है वो आप लोग पूछ लें। अब हुरैन फातिमा कह रही हैं कि फॉर्म्स और बटन रहते हैं। थैंक यू याद करवाने के लिए। मुझे भी याद है वो, इंशाल्लाह जिस दिन टाइम मिलेगा वर्डप्रेस से उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फॉर्म्स और बटन्स हम वर्डप्रेस में ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपको HTML में उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी उसको किसी दिन 5 मिनट बचा के क्लास के बाद उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता दें मुझे। किसी को कोई मसला नहीं है या सब लोगों को मसला है? जब कोई बोल नहीं रहा होता ना तो मुझे ये लगता है कि या तो सबको समझ आ गई है या फिर किसी को भी समझ नहीं आई। अब बता दें कि आप लोगों के साथ कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक ठहरेगा, कि कौन सब कुछ समझ आ गया है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ जी, आएगा प्रॉब्लम मुतैयब, ये तो अब इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर बिलाल आपको समझ आ गई है? आप अपना बताओ, आप किसी को ना देखो, आप अपना बताओ। अगर आपको समझ आ गई है ना, इसका मतलब सबको समझ आ गई। चलें जी, गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, आ जाएं ज़रा वापस आते हैं हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर और जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा डैशबोर्ड कम से कम क्लियर हो। अच्छा जी, कस्टमाइज वाला सेक्शन पढ़ लिया। उसके बाद विजेट्स वाला एक सेक्शन है। विजेट्स वाला सेक्शन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। विजेट्स जो होते हैं वो क्या होता है कि एक आपका ये कह सकते हैं कि रिटर्न कोड होता है, ऑटोमेटिकली रिटर्न होता है, लेकिन आपने सिंपल उसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। और पूरे वर्डप्रेस के अंदर ना सिर्फ एक यही सेक्शन है जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले सिनेरियो पे चलता है, बाकी सारा काम खुद से करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पहले 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, ये पहले 2 कॉलम्स वो विजेट्स हैं जो आप ड्रॉप कर सकते हैं। और कहाँ पे ड्रॉप करने हैं? ये वो सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस के ऊपर आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। लाइक ये पहला साइड बार का सेक्शन है, डिफॉल्ट साइड बार का, ये लेफ्ट साइड बार है, सर्च रिजल्ट्स का साइड बार है, ये फुटर 1 है, फुटर 2 है, फुटर 3 है, फुटर 4 है। ये फुटर के उसने 4 हिस्से किए हुए हैं और 4 हिस्सों के अंदर आप जो चाहें वो वाला आप जो विजेट है उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। और ये वाला सेक्शन हर एक थीम का अलग अलग होगा। हर एक थीम के अपने अपने विजेट्स होते हैं और हर एक थीम के अपने अपने विजेट एरियाज होते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, सिंपल कैलेंडर ऐप, जैसे कैलेंडर का एक विजेट है, उसको आपने यहाँ से ड्रैग किया, उठाया और लेट सपोज इधर फुटर 1 के अंदर जो है वो जाके प्लेस कर दिया। ये फुटर 1 था तो यहाँ पे आपने उसको प्लेस कर दिया और यहाँ पे उसका नाम लिख दिया, लेट सपोज कैलेंडर लिख दिया।
और यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब दोबारा से जाते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर चेक करने के लिए कि कैलेंडर पोस्ट हो गया या नहीं। रिफ्रेश किया तो ये देखें अब ज़रा, ये हमारा फुटर है। तो फुटर के अंदर जो पहला विजेट था, फुटर 1 का जो एरिया था, उसके अंदर कैलेंडर जो है वो आ चुका है और आज वो हमें बता रहा है कि ये 6 डेट है आज मई 2020 की। ठीक है जी, तो बने बनाए विजेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। रीसेंट पोस्ट का विजेट है, सर्च का विजेट अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा आप लोगों को। साइड बार में सर्च नज़र आ रहा है पहले, हाँ ये देखें सर्च नज़र आ रहा है। ये क्यों आ रहा है भला? क्योंकि यहाँ पे देखें डिफ़ॉल्ट साइड बार में सर्च का विजेट लगा हुआ है। अगर आप यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से इसको, तो क्या हो जाएगा कि वो सर्च का विजेट यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा। अब देखें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। दोबारा से लगाना है तो आप क्या करेंगे कि सिंपल सर्च बार को उठाएंगे, आप उठा के भी ड्रैग करके भी लेके जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, डिफ़ॉल्ट साइड बार के अंदर ऐसे ही जाके प्लेस कर दें। और दूसरा एक और काम कर सकते हैं आप कि आप जो है वो सर्च वाले विजेट पे जाएंगे, ये ड्रॉप डाउन का मेन्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, तो ये सारे के सारे आपको वो सेक्शंस नज़र आ जाएंगे जिन जिन सेक्शंस के ऊपर आप इस सर्च बार को लगा सकते हैं। तो अगर आप इस सर्च बार को फुटर 2 के एरिया में लगा देते हैं, क्योंकि फुटर 1 में तो हमने कैलेंडर को रख दिया ना, तो फुटर 2 में अगर मैं इसको लगा देता हूँ, सर्च बार को करके मैंने इसको जो है वो डन कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्च दिस वेबसाइट और इसको सेव कर दिया। वापस आया और रिफ्रेश किया तो देखें ज़रा, सर्च दिस वेबसाइट का जो विजेट था वो अब मेरे फुटर 2 वाले सेक्शन के अंदर आ गया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर है? सर्च बार का सर्च इंजन गूगल होगा यार, ये गूगल वाला सर्च बार नहीं है, ये सर्च बार सिर्फ इस वेबसाइट का सर्च बार है। इस वेबसाइट के अंदर कोई पोस्ट है जो आपके होम पेज पे डिस्प्ले नहीं हो रही और आप उसको सर्च करना चाहते हो, आप उसका नाम यहाँ पे लिख के उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, किधर ले जाते हो बात को? यहाँ पे बात कुछ हो रही है, उसको गूगल की पड़ गई। मेन्यूज के अंदर, मेन्यूज को हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी खास सेक्शन से क्या मुराद है आपका? खास सेक्शन यही होता है ना, वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ ही सर्च बार को अटैच करना होता है आपने, तो आप उसी के अंदर पूरी वेबसाइट को सर्च करने के लिए उस सर्च बार को लगा देते हो, यूज़र आता है तो आपकी पोस्ट और पेजेस वगैरह सर्च कर सकता है, बस सिंपल। अच्छा जी, वापस आए मेन्यूज़ के अंदर। हमने अपीयरेंस के अंदर अगला जो सेक्शन है वो मेन्यूज़ का है। तो ये सारी चीज़ें जो अपीयरेंस के अंदर आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये थीम टू थीम जो है वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, मैं यहाँ से पहले एक क्रिएट कर लेता हूँ मेन्यू, मेन मेन्यू का जो है वो मेन्यू क्रिएट किया मैंने यहाँ से और फिर उसके बाद यहाँ से जो है वो इसको चीज़ें देना स्टार्ट कर दी, जैसे होम पेज है, सैम्पल पेज है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ना पहले। हेलो वर्ल्ड अगर देना है, कोई कस्टम लिंक आपने इसको देना है, कोई कैटेगरीज का लिंक देना है। अब जैसे कस्टम लिंक की बात अगर मैं करता हूँ तो कस्टम लिंक हम उस चीज़ को देते हैं जो आउट ऑफ द वेबसाइट अगर कोई लिंक आपने लगाना हो, जैसे आप चाहते हो कि dapper.reviews का लिंक जो है वो आपकी वेबसाइट से हो जाए, तो आप क्या करते हो इसकी होम एंड किचन की कैटेगरी है लेट्स सपोज, उसका लिंक आप कहीं इधर मेन्यू में लगाना चाहते हो, तो मेन्यू के अंदर आते हैं, यूआरएल के अंदर यूआरएल पेस्ट करते हैं उसका होम एंड किचन का और लिंक टेक्स्ट लिख देते हैं होम एंड KITCHEN किचन, ऐड टू मेन्यू कर दिया और इसको यहाँ से डिस्प्ले लोकेशन इसकी टॉप बार कर दी। और भी पेजेस अगर ऐड करने हैं तो वो भी कर लें और यहाँ से इसको सेव मेन्यू कर दिया। बिलाल, ये ऑटोमेटिकली जो हमने सर्च बार लगाया ना, ये आपकी पूरी वेबसाइट के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। आपका कंटेंट चाहे टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे वीडियोस के अंदर कहीं टैग लिखा हुआ हो, आप जैसे ही कोई पोस्ट करोगे वो इस सर्च बार के जरिए सर्च की जा सकती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, डोंट वरी, आपको परेशानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये थीम ही अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही ऐसा है
कि आप ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा होता है। तो अब देखें ज़रा इसका होम पेज, इसका मेन्यू बार कुछ ऐसा है कि सबसे पहले अब होम आ रहा है, सैम्पल पेज आ रहा है और होम एंड किचन आ रहा है। तो होम एंड किचन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब वो क्या करेगा कि होम एंड किचन के ऊपर, होम एंड किचन की कैटेगरी जो हमारी dapper.reviews की है, आपको उस वेबसाइट के ऊपर जो है वो नेविगेट करवा देगा। लें जी, हाँ जी बिल्कुल, आप शेयरोज कर सकते हैं। मैप का विजेट आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एलिमेंटर का प्लगइन जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो एलिमेंटर के प्लगइन के ज़रिए आप मैप का विजेट ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा इजी हो जाता है मैप लगाना अपनी वेबसाइट के अंदर, और उसको भी आप एज अ सर्विस बेच सकते हो। तो जब एलिमेंटर वाला प्लगइन करेंगे तो वहाँ पे हम देख लेंगे इसको। अच्छा जी, हेडर है, हेडर को आपने अगर कस्टमाइज़ करना है तो वो कर सकते हैं। कस्टमाइज़ के अंदर भी हेडर का ऑप्शन था, ठीक है, तो उसको देखना है अगर तो देख लें, वरना ये वाला जो हेडर वाला सेक्शन है ये आपको इसी थीम में नज़र आ रहा है, ये किसी और थीम में आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे का सारा हेडर जो है आपने इसको चेंज करना हो कि अगर हेडर पे कोई वीडियो लगानी है तो यहाँ से वो वीडियो सिलेक्ट करें और वो वीडियो इसको पकड़ा दें तो वो हेडर पे वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन असल में जब आप डेमो कंटेंट इसका जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। लोगो लगाना चाहते हैं अगर आप, तो यहाँ से लोगो सिलेक्ट करें और इसको कोई ना कोई लोगो पकड़ा दें तो ऑटोमेटिकली लोगो लग जाएगा इसका। जैसे ये dapper.reviews का है, तो इसको अगर मैं ऐसा होता नहीं है, सेफ स्काई की बात करें मैं लोगो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई लोगो मुझे मिल जाए तो। मैं यहाँ से लोगो डाउनलोड कर लिया और वापस चलते हैं कस्टमाइज़ के ऊपर लोगो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फाइल्स यहाँ से सेलेक्ट कर लें या फिर इसी लोगो को हम डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो ये इतना इसकी जो लोगो की जो डिज़ाइनिंग है, ये जो कस्टमाइजेशन है वो और है। तो यहाँ से आपको इस डायमेंशन का लोगो जो है वो डेवलप करवाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल जो है हम स्किप कर देते हैं क्रॉपिंग और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो ये देखें इतना ज़्यादा बड़ा जो है इसने साइज़ ले लिया है। तो इतना बड़ा क्योंकि हर एक वेबसाइट के लोगों की अपनी अपनी डायमेंशंस होती हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उस डायमेंशन के हवाले से ही आप उसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। अगर ऐसे लगाएंगे तो देखें ज़रा, आप वो उतने सेक्शन के ऊपर जो है वो उसने कपड़ा कलेक्शन जो है वो हमारा लिख दिया। नहीं जी, इसको रिमूव कर दिया। तो इस तरह आप लोगो वगैरह अपनी वेबसाइट के जो है वो सेट कर सकते हैं। वापस आते हैं जी, ओके। अच्छा जी, फिर उसके बाद प्लगइन्स वाला सेक्शन है। तो प्लगइन्स से आप लोग नो हाउ आपका हो चुका है कि प्लगइन्स हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, और प्लगइन्स इंस्टॉल करने का मकसद क्या होता है कि हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना होती हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड ऑन करना होती हैं। हम क्या करते हैं कि सिंपल यहाँ पे जाते हैं, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी तक हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किए हैं उसमें कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है, उसमें WP रीसेट है, उसमें पेज लेयर का एक प्लगइन है, उसमें और एक हमने वन क्लिक डेमो इंपोर्ट का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ से उस प्लगइन को, जो भी आपका प्लगइन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। अगर तो वो फ्री होगा तो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे। अगला इम्पॉर्टेंट सेक्शन है यूज़र्स का सेक्शन। आपकी वेबसाइट को जो है वो आपने, ये शेरोज़ का एक सवाल है कि जो लोगो टैब में शो हो रहा है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में डिस्कस किया था। उसको हमने साइट आइकॉन के नाम से सेट किया था। कस्टमाइज के अंदर जाएंगे, साइट आइडेंटिटी का एक सेक्शन होगा और साइट आइडेंटिटी के सेक्शन में एक
साइट आइकन का ऑप्शन होगा, तो वहाँ से आप साइट आइकन सर्च जो है वो सेट कर सकते हैं। जो भी आइकन देंगे वो टैब के अंदर यहाँ पे जाके फिक्स हो जाएगा, जहाँ पे आपको अभी फिलहाल वर्डप्रेस का आइकन नजर आ रहा है। अच्छा जी, यूजर्स के अंदर जाते हैं तो यूजर क्या होते हैं कि जो इस वेबसाइट को यूज करने वाले लोग होते हैं। और अगर आप कोई एक वेबसाइट शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपने उस वेबसाइट की एक टीम बनानी हो, जिसके अंदर कुछ राइटर्स हों, जिसके अंदर कुछ डेवलपर्स हों, कुछ डिज़ाइनर्स हों, ठीक है। तो अब जो एक बंदा जो राइटर है मेरी वेबसाइट का, तो क्या मैं उसको डेवलप करने की एक्सेस दूंगा? क्या मैं उसको प्लगइन्स की एक्सेस दूंगा? क्या मैं उसको जो हमारे अपीयरेंस के अंदर सारे का सारा अपीयरेंस वाला सेक्शन है उसको ज़रूरत है? ऑथर है, जो राइटर है, उसने तो सिर्फ कंटेंट राइट करना है ना, मतलब पोस्ट के अंदर आना है और पोस्ट जो है वो राइट करके चले जाना है, ठीक है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से यूजर्स वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यूजर्स वाले सेक्शन के अंदर आप आएंगे, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक नया यूजर जो है वो क्रिएट कर देंगे। जैसे अगर मैं किसी को अपनी वेबसाइट का एडमिन बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सुफियान, उसका मतलब जो भी यूजर नेम होगा वो लिखूंगा, उसकी जो भी ईमेल होगी मैं वो लिख दूंगा, फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम, उसके बाद उसकी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट डाल दें उसकी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसकी जो भी वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ पे डाल दिया, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। शो पासवर्ड अगर आप करना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि जी ये फलां पासवर्ड जो है उसको देना है तो दे दें, अगर नहीं तो ये वाला जो भी इसने पासवर्ड जनरेट किया है ये इस ईमेल के ऊपर एक ईमेल चली जाएगी कि आपको इस वेबसाइट का जो rankme.today है उस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने रोल्स हैं जो मैं इस बंदे को असाइन कर सकता हूँ? सबसे पहले तो एक एडमिनिस्ट्रेटर है। इन रोल्स को अब देख लेते हैं कि ये रोल्स क्या क्या कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर पास जो है वो सारी की सारी अथॉरिटी होती है। हर एक बंदे की अपनी अपनी अथॉरिटी होती है ना, हर एक बंदे का अपना अपना काम होता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो चेक कर रहा होता है, देख रहा होता है, उसके पास सारी एक्सेस होती है वेबसाइट की और हर एक जगह पे जाके वो चेंजिंग्स जो है वो कर सकता है। फिर उसके बाद कुछ और रोल्स हैं, जैसे एक सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइबर का काम सिर्फ ये है कि वो वेबसाइट के ऊपर आके सिर्फ वेबसाइट को व्यू कर सकता है, उसको उसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो नहीं कर सकता। जैसे मैं एज अ सब्सक्राइबर अभी इस वेबसाइट को जो है वो मैं देख रहा हूँ, आ रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे पोस्टें लगी हुई हैं, ठीक है, कंटेंट लिखा गया है, पिक्चर्स लगी हुई हैं, ठीक है, उसको मैं देख के सिर्फ व्यू कर सकता हूँ। तो सब्सक्राइबर का काम क्या होता है कि सिर्फ वो कंटेंट को व्यू कर सकता है, ठीक है जी। मतलब मैं इसके अंदर कोई चेंजिंग्स जो है वो नहीं कर सकता। उससे अगला जो है वो है आपका कंट्रीब्यूटर। अब कंट्रीब्यूटर क्या कर सकता है कि कंट्रीब्यूट कर सकता है अपना कंटेंट, हमारी वेबसाइट के साथ अपना कंटेंट कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रीब्यूट तो कर सकता है, वो अपना कंटेंट तो लिख सकता है, लेकिन उस कंटेंट को अप्रूव करना है या फिर नहीं करना ये हम लोग डिसाइड करेंगे, जो ऊपर वाले लोग हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है और एडिटर है। तो एडिटर का काम असल में क्या होता है कि वो नीचे वाले जो सारे के सारे लोग हैं ना उनको मैनेज कर रहा होता है। मैनेज कैसे कर रहा होता है कि आपका जो कंट्रीब्यूटर कोई पोस्ट करता है तो कंट्रीब्यूटर की पोस्ट तब तक अप्रूव नहीं होती जब तक उसको एडिटर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अप्रूव नहीं कर देता, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, कंट्रीब्यूटर ने कोई कंटेंट लिखा है, उसने जो है वो पब्लिश कर दिया, वो तब तक पब्लिश नहीं होगा जब तक हमारा एडिटर और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको अप्रूव नहीं करेगा। लेकिन ये जो ऑथर भाई हैं, ऑथर अगर मैं किसी को असाइन कर देता हूँ तो ऑथर वो लोग होते हैं जिनके ऊपर हमें पूरा एतबार होता है कि ये जो भी कंटेंट लिखेंगे वो मेरी वेबसाइट के विजिटर्स के लिए अच्छा होगा, यूजफुल होगा, फ़ायदेमंद होगा, तो इनके ऊपर मुझे पूरा एतबार है। तो मैं इनको अथॉरिटी दे देता हूँ कि ये जो भी कंटेंट लिखेंगे ये खुद ब खुद उसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। एडिटर क्या करता है, कंट्रीब्यूटर की और बाकी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है कि किसको फलां एक्सेस देनी है और किसको नहीं देनी, और एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो पूरी साइट को एडमिन कर रहा होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई?
हाँ जी बिल्कुल शहरोज, वो एक सब्सक्राइबर के तौर पे ही काम कर रहा होता है। असल में ये सब्सक्राइबर का रोल इसलिए लगाया गया कि अगर मैं किसी बंदे को ऑथर बनाया हुआ था पहले, ठीक है, अब एक बंदा था जो मेरी वेबसाइट का ऑथर था पहले, अब मैंने उसको अपनी टीम से निकालना है, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, अब जाके मैं उसके यूजर रोल को एडिट करूंगा और उसको अब मैं सब्सक्राइबर का रोल दे के उसको अपडेट कर दूंगा। तो अब उसका जो अथॉरिटी है वो ऑथर वाली नहीं है, पहले वो मेरी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखता था और पब्लिश करता था, अब क्योंकि मैं उसको टीम से निकाल दिया तो अब मैं उसको सब्सक्राइबर बना दिया, बस इतना सा काम। ठीक है जी, यहां तक बातें क्लियर है सब लोगों की? आज का लेक्चर किसी की समझ में नहीं आया या किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मुझे बता सकता है। ये जो टूल्स और सेटिंग्स हैं, टूल्स वाला एक छोटा सा एक सेक्शन है, उसको डिस्कस कर लें, सेटिंग्स को कल को इंशाल्लाह करते हैं। टूल्स वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आप लोगों की कोई और वेबसाइट है जिसके ऊपर फलां इतनी पोस्टें हैं, इतने पेजेस हैं, तो आप उस वेबसाइट से अगर पोस्ट और पेजेस को उठा के इस वेबसाइट के ऊपर लेके आना चाहते हो तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है इंपोर्ट करने का ऑप्शन या फिर एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन, तो मैं अगर इस वेबसाइट से पोस्टों को उठा के कहीं और लेके जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और वो मेरे से पूछेगा क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सारे का सारा कंटेंट, या फिर सिर्फ पोस्टें एक्सपोर्ट करनी है, या फिर सिर्फ पेजेस एक्सपोर्ट करने हैं, या फिर सिर्फ मीडिया एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो आप इनमें से चूज करोगे। अगर आप सिर्फ पोस्ट एक्सपोर्ट करते हो तो कहते हो कौन सी कैटेगरी की पोस्टें एक्सपोर्ट करनी है, मैं कहता हूँ जी सारी कैटेगरीज की, सारे ऑथर्स की, जो यहाँ से स्टार्ट हो, जिसकी डेट और यहाँ पे एंड हो, और जिनका स्टेटस सारा हो, मतलब वो पब्लिश्ड पोस्टें हैं, चाहे स्केड्यूल्ड हैं, चाहे वो ड्राफ्ट में पड़ी हैं, चाहे वो पेंडिंग पे हैं, वो सारी पोस्टें आपने उठानी है और डाउनलोड करनी है एक एक्सपोर्ट फाइल। तो जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे एक एक्सपोर्ट फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। आप दूसरे सर्वर पे जाएंगे, दूसरे वर्डप्रेस को एडमिन को लॉगिन करेंगे और वहां पे जाके इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपसे एक फाइल मांगेगा, ठीक है, वर्डप्रेस, क्योंकि हमने इंपोर्ट करना है, वर्डप्रेस की फाइल है, तो वर्डप्रेस के ऊपर मैंने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक किया, रन इंपोर्टर के ऊपर क्लिक किया और उसको वो फाइल जो है वो मैंने पकड़ा दी। ये चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको वो वाली फाइल दे देंगे जो हम दूसरे होस्ट से लेके आए, यहाँ से इसको फाइल दी और अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट कर दी। ठीक है जी, इतना सा काम है। महबूब अब ट्राई करें उसको, लेक्चर की वीडियो दोबारा देखनी पड़ती है आपको, तो देख लें, ठीक है, जो भी आपका डेमो वाला जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा उससे, तो आप उसको देख लें। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। टाइम हो गया लेक्चर का। आप लोगों के अगर सवालात जो हैं वो बिला तो का ना आया करें ना, तो मैं जितना सोच के आया होता हूँ मैं उससे ज़्यादा पढ़ा के जाऊँ, लेकिन होता ये है कि मैं जितना सोच के आता हूँ मैं उतना भी नहीं पढ़ा पाता, और मुझे लगता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो मिस होती जाएंगी, क्योंकि फिर जब इस तरह के सवालात जहाँ पे चीज़ों को दोबारा से रिपीट करना पड़ता है तो फिर टाइम ज़ाया होता है और आप लोगों का नुकसान होता है, इसमें मेरा नुकसान नहीं है। सर वेबसाइट माइग्रेशन टूल के थ्रू होती है? हाँ जी, टूल के थ्रू भी होती है और मैन्युअली भी होती है। दोनों सीखेंगे कि मैन्युअली कैसे हमने जो है वो माइग्रेट करना है साइट को, और प्लगइन के ज़रिए कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। असाइनमेंट यही है कि ओशन WP का थीम आपने इंस्टॉल करना है और उसका डेमो, ई कॉमर्स वाला डेमो जो है वो आप लोग इंस्टॉल करेंगे और ई कॉमर्स को एक पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो आप उसके ऊपर उसका लेआउट जो है वो लेके आए। मरीम शहबाज कह रही हैं कि सर आप आंसर ही ना किया करें ऐसे क्वेश्चंस को। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जो इररिलेवेंट सवालात हैं उसको मैं ना लिया करूँ। क्लास 2 आवर की करने। हाँ, बोलना मैंने है बेटा, आपने तो चुप करके सुनना होता है ना, तो रोजे के साथ 1.5 घंटे लगातार बोल के दिखाओगे जिस दिन, फिर मैं पूछूंगा। UI क्या होती है साइट की? UI इज यूजर इंटरफेस
आपकी वेबसाइट का लेआउट कैसा है, इंटरफेस कैसा है, लोगों को दिखने में वो वेबसाइट कैसी लगती है, इज कॉल्ड यूज़र इंटरफेस। एंड यूज़र एक्सपीरियंस इज उस लेआउट के यूज़ करके, उस वेबसाइट को यूज़ करके जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, उसको हम यूएक्स बोलते हैं। अब ये क्यूट मियाँ साहब पूछ रहे हैं विजिट्स का बता दें। आप कहाँ थे जब मैं विजिट्स के बारे में डिस्कस कर रहा था? अब नहीं बताऊंगा, आप दोबारा से लेक्चर देखें, वीडियो देखें, उसमें पता लगेगा आपको। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, और अपनी असाइनमेंट जो है उसको उसके ऊपर काम करें, उसको देख के आएंगे तो ज़रा चीज़ें और ज़्यादा जो है वो समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।